जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम भूकंप की तीसरी क्लास लेके आए हैं। भूकंप आज हम लोग जो है भूकंप मतलब अर्थक्वेक की जो है ज्योग्राफी की हम लोग जो क्लास कर रहे थे उसकी हम लोग तीसरी क्लास लेकर आए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ आगे के जो पॉइंट बचे हुए हैं उन पर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे जो एक प्रकार और बचा था उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम लगातार 2 क्लास कर चुके हैं भूकंप अर्थक्वेक की। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो एक पार्ट है हम लोग लेके आए थे। हम सोच रहे थे इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर दें। अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको हम लोग सोचें कि पूरा कंप्लीट कर दें। इसके बाद हम लोग जो है अन्य जो अदर टॉपिक है अर्थ मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उस पर हम लोग जो है फिर आगे चर्चा करेंगे, आगे उस पर जो है डिस्कस करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ आपको दोस्तों कि जो है मैं ये चैप्टर लेके आया हुआ हूँ। तो कई बार ऐसा लगता है कि दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को छोड़ के दूसरे चैप्टर में बढ़ूँ। कई बार लगता है कि नहीं, कंप्लीट कर देना चाहिए। तो वही सोच रहा था कि अभी जो है 1-2 क्लास और हो जाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ले पाता हूँ। क्योंकि बच्चों को कई लगता है कि जो है सर बड़ी क्लास लेने लगे हैं थोड़ा सा। अब लड़कों की एक ऐसी, अब मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि यार मैराथन क्लास कैसे लड़के ले लेते हैं, 12-12 घंटे की मैराथन। और आप गौर करिए कि कभी मैराथन, इतना लंबा मैराथन कोई लेता है, मान लीजिए दे दिया 12-12 घंटा, कैसे एडजस्ट करते होंगे। तो अपने आप में एक बड़ी बात है जो टीचर कर देते हैं, तो बड़ी बात है। हम लोग तभी कैसे सोचे नहीं कि मैराथन लेने वाले हैं, लेकिन अगर भविष्य में कुछ ऐसा हुआ तो लाइव मैराथन चलेगी। आप लोग रहेंगे तब भी हम जो है पढ़ा पाएंगे, अदरवाइज़ अकेले पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में जैसे मैंने पहले बता दिया है कि हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आज की क्लास में हम लोग जो है आज के जो मोटिवेशन थॉट है उस पर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि हम हर क्लास में जो है आपको कुछ ना कुछ चीज़ें नई बताते हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होती हैं अगर आप उसको बी पॉजिटिविटी में लेते हैं, सकारात्मक लेते हैं। क्योंकि हर चीज़ के 2 तरीके होते हैं समझने के, क्योंकि कहने वाली चीज़ कुछ और होती है, समझने वाली चीज़ अलग होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहते कुछ और है, लोग उसको समझ लेते हैं। तो हम आज की जो मोटिवेशन थॉट है उस पर डिस्कस करते हैं। फिर आज की जो है महत्वपूर्ण जो है हम लोग जो क्लास हम लोग लेके आए हुए हैं उस पर हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और बड़े आराम से इसको पढ़ेंगे। मैं स्टार्टिंग में आया तो आपने देखा कि हम जो इस्माइल, क्योंकि ये आपको लगा होगा कि जो है सर हंसने लगे आज जो है अचानक से क्लास में आते हैं, तो ऐसा लगा कि भूकंप शब्द बोला तो कहते नहीं कि हमारे गांव में जो है एक जो हमारा गांव था उसमें जो है एक लड़का बम भोले नाम कैसे मतलब अजीब टाइप से बुलाते थे कि बोलने में उसकी एक धमक टाइप की रहती थी। अगर दूर से उसका नाम बुला दो तो लगता था अरे कोई आ तो नहीं गया है, कोई मतलब डराने के लिए आ गया, लगता है बहुत अजीब सा इंसान आ गया है। तो ऐसा भी लगता है, मतलब आवाज़ में कभी दबिश, भूकंप बोलते हाँ हो जाता है शब्द में। तो खैर छोड़ो, उस पर तो हम लोग जो है डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का मोटिवेशन थॉट है कुछ दोस्तों ऐसा कि किसी ने बहुत खूब कहा है दोस्तों, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है दोस्तों ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है दोस्तों वक्त बदलने के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो आज हमको वक्त मिला है अपने आप को बदलना है। ज़िंदगी का मतलब तात्पर्य ये है कि हम जो है जो कर रहे हैं उसको करके हमको दिखाना है। और क्योंकि दोबारा जब एक समय बीत जाता है वो दोबारा समय तो रहेगा, लेकिन वो जोश नहीं रहता है। अगर मैं आपसे कहूँ, ये नहीं कहता हूँ कि जैसे 50 साल की उम्र में कोई दौड़ता नहीं, एक्सरसाइज नहीं करता, वो जोश नहीं रह जाता है। जो जोश आज आपके पास बचा है वो चीज़ नहीं रह जाती है, क्योंकि उस समय जो है कुछ दूसरी बातें रहती हैं। कई बार में एक बार दोस्त ये होता है कि लोग हताश बहुत हो जाते हैं। कई बार होता है कि लोग हताश हो जाते हैं इस बात से कि शायद मुझसे अब नहीं हो पाएगा। और वो जो लोग हताश हो जाते हैं वो सोचते हैं, तो ये अपने मन की लड़ाई होती है दोस्तों। आप अपने मन से बोलिए, मन में 2 प्रकार की बातें होती हैं, यहाँ जाना चाहिए, दूसरा मन होता है नहीं जाना चाहिए, शायद वहाँ पे गलत हो, कुछ ऐसा ना हो। लेकिन एक मन जो आपको पॉजिटिविटी का दिखाता है, नेगेटिविटी वाला जो रहता है, नकारात्मक सोच वाला रहता है, वो ज़रूर आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करता है। तो ये बात भी ज़रूरी होती है कि आप अपने आप से नहीं मन की हार है। तो वही वाली बात है ना, मन से कभी नहीं हारना। कई बार आपको लगेगा कि हम मैदान छोड़ देते हैं, कोई दूसरा मैदान देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों।
मैदान नहीं छोड़ना है, अभी तो बहुत बड़ा रास्ता बाकी है, ऐसे ही चलते रहेंगे और जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोकस। ठीक है, जो फोकस होता है, एपी सेंटर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फोकस बन जाएगा, फोकस के जस्ट ऊपर क्या होता है, एपी सेंटर होता है कि नहीं दोस्तों, ये एपी सेंटर होता है। मैं एक आपको वीडियो दिखा दूंगा, शॉर्ट में वीडियो रहेगा, उसमें सारी चीज़ दिखाई गई हैं कि कैसे जो है दो प्लेटों में कैसे, जैसे मान लीजिए दो प्लेट हैं, दो प्लेटों में कैसे अभिसारी फोर्स, कैसे अपसारी फोर्स और अभिसारी गतियों के द्वारा उनमें कैसी प्रकार की गति होती है, संरक्षी गति क्या होती है, सारा उसमें चीज़ें जो है पिक्चर के तरीके दिखाई गई हैं। जब वहाँ पे फोकस बन जाता है तो वहाँ से कौन सी वेव पहले निकलती है, पी, जो मैंने चीज़ आपको बताई नहीं थी कि जैसे मैंने रॉक बना दी थी आपको यहाँ पे ऐसे करके तीन जो भूगर्भीय तरंगे थी, जी पी LSP, तो मैंने चीज़ें आपको बताई थी कैसे निकलती, कैसे आती हैं, एपी सेंटर कैसे उसका वेव्स जो होती हैं ऐसे ऐसे करके जो निकलती हैं। ठीक है तैरने वाला पोजीशन कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एपी सेंटर तो गहराई के आधार पर फोकस जितनी, क्योंकि जितना गहरा फोकस होगा, मान लीजिए कितनी गहराई पर फोकस डिपेंड करता है ना कि कहाँ पे कैसा वॉल्केनिक इरप्शन है, कौन से क्रिया हो रही है, क्या है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए भूकंप की गहराई कम गहराई वाला है तो वो खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जल्दी वहाँ की वो कम, मतलब जो कम गहराई वाला हो तो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, क्योंकि जल्दी जल्दी से वेव्स पहुँच जाएंगी। जितनी स्पीड में कोई चीज़ निकल जाती है उतना खतरनाक नहीं होती है। जैसे मैंने कहा एल जो वेव्स होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं, बाद में आती हैं, बहुत बड़ी तबाही लेके आती हैं। जो तृतीय वेव एल वेव होती हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपके, जैसे मान लीजिए कोई हवा है तेज़ निकल जा रही तो मतलब पता नहीं चलेगा कि आपको टच करके निकल गई, और वही चीज़ मान लीजिए धीमे धीमे आके आपके जो है एक टाइम लेने के बाद आपको फोर्स लगाती है ना, तो वो आप पर हावी हो सकती है, आपको प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ऐसे धक्का देके मैं ऐसे करके निकला हूँ, तो ये चीज़ ऐसे थोड़ा हुई, मतलब इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं ऐसे बिल्कुल धीमे से निकलता तो ये नीचे देखो कहीं ना, क्योंकि इसमें मैंने भले ही धीमा फोर्स लगाया है, भले ही मैंने इसमें जो है तेज़ी से फोर्स नहीं लगाया, लेकिन इसमें जो है कई, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम तक फोर्स लगा रहा, और उसमें जो है उसका जो टाइमिंग था फोर्स का वो बहुत कम था, इसमें ज़्यादा टाइम तक था। तो वो डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। तो फोकस की गहराई के आधार पर बच्चों, फोकस की गहराई के आधार पर हम लोग भूकंप के प्रकार की बात कर रहे थे। तो कम फोकस की गहराई वाले भूकंप कितनी मतलब गहराई पर कम फोकस की गहराई वाला माना जाता है कि कम फोकस की गहराई, मतलब धरातल से 50 किलोमीटर, मतलब धरातल से अगर 50 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी फोकस बन गया है तो उसे बोलेंगे कम फोकस की गहराई वाला भूकंप। ये विवर्तनिक श्रेणी के भूकंप होते हैं। चट्टानों में भ्रंशन या वलन, जब एक चट्टान में भ्रंशन या वलन होता है तब कम गहराई में फोकस शब्द को समझिएगा कि लगता होगा कि सर बहुत जल्दी बोल जाते हैं जो करके, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा निकल जाता है मुँह से। तो चट्टानों में भ्रंशन वलन मैंने बताया था कि भ्रंशन क्या होता है, क्रैकिंग क्या होती है, फोल्डिंग क्या होती है, ये चीज़ें मैंने बता दी थी। आपने फोल्डिंग शब्द कहाँ पे सुना था? आपने फोल्डिंग शब्द सुना होगा बच्चों, घर में आपके खटिया आती हैं, खटिया जो आती थी, चारपाई आती जिसे कहते थे, चारपाई जो अभी भी हैं, कहते नहीं थे, हैं अभी भी हैं, घरों में हैं। मैं खुद यूज करता हूँ वही फोल्डिंग वाली चारपाई यहीं पे अपने जो है रूम पे, तो ऐसा भी रहता था, मतलब वही। तो फोल्डिंग शब्द वहाँ पे हम लोग सुने थे, कई बार लोग उससे वाकिफ होते। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम लोग इंग्लिश के जो है बीच बीच में बोल देते हैं, हमको खुद ही नहीं पता चलता है। रोज़ माने गुलाब होता है, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं मैं रोज़, प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन तो मतलब हिंदी है, रोज़ इंग्लिश का भी शब्द है और हम लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में यूज भी कर देते हैं। अगर मैं एक शब्द बताऊँ आपसे, रोज़ लेने जाता हूँ मैं खेत रोज़ लेने जाता हूँ, कैसा लगा आपको? रोज़ अलग एक सेंटेंस आता है, कई बार पूछता है पहली में गया गया गया, तो गया मतलब समझ रहे हो ना आप? तो गया एक आदमी का नाम है, गया एक स्थान है, गया मीन्स वेंट। तो ये चीज़, तीनों चीज़ ऐसे लगती हैं, गया तो रुक के गया। समझिएगा शब्द कई बार ऐसा होता है कि आपको सुनने को चीज़ें मिल जाती हैं, और कहाँ मिल जाती है, मान लीजिए कहीं आप बैठे हैं, पहले आपके जो है बुजुर्ग कोई बैठा हुआ है, वो पूछ लेते हैं ऐसे चीज़ें,
उन्हें जो है भले ज्ञान मतलब पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो जो गढ़े होते हैं, सामाजिक ज्ञान काफ़ी होता है। वो बस ऐसे ही तुमसे क्या कहते हैं चीज़ें पूछ लेंगे जो आपके से रिलेटेड होंगी, और आप जो है थोड़ा घबरा जाएंगे कि कैसा बेहुदगी वाला सवाल पूछ रहे हैं आप, अरे चाचा कैसा पूछ रहे हैं आप। ये वाला डायलॉग आप सुने होंगे बच्चों, ओ चाचा। तो ये मिर्ज़ापुर वाली जो आप सीरीज़ देखे होंगे जो है, उसमें कई बार ऐसा बताया गया है। वो जो है वो काफ़ी उसकी जो है फेमस रहा है उसका जो है चाचा वाला जो चिल्लाता है वो। तो मिर्ज़ापुर सीरीज़ बहुत अच्छी सीरीज़ है, काफ़ी लोगों से प्रेरणा भी, उन लोगों को पॉजिटिविटी नेगेटिव दोनों चीज़ें है, देखने का नज़रिया अपना अपना होता है। तो वही चीज़, तो बुज़ुर्ग लोग भी बोल देते तो उनकी बात को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि मैं गया बाहर, तो दोस्तों आप घबराइए, देखो मैं बता रहा था तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछ लिया, वो पुलिस से रिटायर्ड थे, और जो मतलब रिटायर्ड हो गए थे, पुलिस में थे, कांस्टेबल थे, तो मतलब रिटायर हो गए थे। तो उन्होंने पूछा कि बताओ अच्छा इंग्लिश आती है तुमको? मैंने कहा हाँ आती है मुझे। तो बोले अच्छा बताओ, अच्छा मैं हूँ। हाँ तो कहा मैं हूँ, तो मैंने कहा हाँ हूँ, तो मैं यहीं प्रेजेंट हूँ, बताइए आप क्या बात है। अरे मैं हूँ का सेंटेंस बनाओ इंग्लिश में। काफ़ी जो है उस समय बात ये थी कि मैं जो है 11th की बात है ये, और जो है तकरीबन वही बात हुई कि उन्होंने पूछ लिया मुझसे। तो मैंने क्या कहा कि मैं हूँ, तो थोड़ा सा तो मुझे अचानक से लगता आश्चर्य लगा कि यार, थोड़ा सा सरप्राइज़ लगा यार, कैसे पूछ रहे हैं शब्द मैं हूँ। और जो है मैंने तो ये सब पढ़ा था कि मैं बाज़ार गया हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ऐसे शब्द मैंने कई बार सेंटेंस बनाए थे। तो कहीं ना कहीं सर हमारे बोलते थे, जब हम इंग्लिश पढ़ते थे तो सर अच्छे पढ़ाते थे इंग्लिश, हम लोग उनसे काफ़ी प्रेरित हुए, काफ़ी उन्होंने हेल्प किया हमारी। आज भी हम उनके जो है बात मानते हैं, उनके ये है कि उन्होंने अच्छी शिक्षा दी हमें, शिक्षा देने पे उन्हें कतई हम जो है संकोच नहीं किया। तो कोचिंग थी हमारी, तो मैंने उस शब्द को कहीं पढ़ा था, क्योंकि बीच बीच में शब्द कुछ चीज़ बोल दी जाती है जो भविष्य में कहीं काम आ जाती है। जैसे मैंने आपको गया गया वाली शब्द बताई, तो वो भविष्य में कहीं काम आ सकती है। तो मैंने उनसे कहा इट इज़ आई होगा इसका। तो वो एक बार मुझे नहीं 3 बार मुझे देखे ऊपर से नीचे तक, क्योंकि छोटा सेंटेंस था। कभी आई एम नहीं हो सकता है, आपके दिमाग में आएगा आई एम होगा, आई एम मैं हूँ, आई एम। अगर मैं बोलता मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर बोल सकते थे, क्योंकि वहाँ पे आपने क्या कहते हैं एडवर्ब लगा दिया आपने। लेकिन यहाँ पे इट इज़ आई सेंटेंस होगा, ठीक है ना। वो आप सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, इट्स क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वहाँ पे आपने जो है इसको, क्योंकि इट इज़ एम थोड़ी कर सकते वहाँ पे, इट इज़ आई होगा वहाँ पे। तो वो इंग्लिश का पार्ट था, तो मैंने बताया था कॉमन था। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं आपको, तो हर चीज़ को आपको गहराई से लेना है, और उनसे कहीं ना कहीं हमको मिलता है फ़ायदा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। तो मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ आपको, क्योंकि ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो कम फोकस की गहराई वाले भूकंप की बात मैंने बता दी है कि कैसे कौन से भूकंप आते हैं। मध्यवर्ती फोकस की गहराई वाले, जो मध्यवर्ती रहते हैं, जो ऊपर नहीं रहते ना नीचे रहते हैं, बीच वाले फोकस की गहराई वाले, 50 से 250 मतलब 50 से 250 किलोमीटर की जो रेंज में इनके बीच में इनकी फोकस बनता है, वो मध्यवर्ती फोकस की गहराई वाले होते हैं। ये भी विवर्तनिक श्रेणी के भूकंप होते हैं, विवर्तनिक श्रेणी के ये भी भूकंप होते हैं। इनमें क्या होता है, दो प्लेटों के आपस में टकराने से, या दो प्लेटों में आपस में जो है दो क्या कहते हैं तनावमूलक बल लगता है, मतलब अपसारी फोर्स लग रहा है, अपसरित हो रही हैं दोनों, ठीक है, या माली अपसरित हो रही हैं या अपसरित हो रही हैं। तो दो अगर उनमें प्लेटों में गति हो रही, टकरा रही हैं आपस में, या दूर भाग रही हैं, दूर जा रही हैं एक दूसरे को छोड़ के, जुदा हो रही हैं तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे भी जो है मध्य फोकस की गहराई वाले भूकंप आते हैं। ये थोड़ा खतरनाक हो जाते हैं। और गहरे फोकस की गहराई वाले भूकंप का मतलब ये है बच्चों, ये 250 से 750 किलोमीटर अप्रॉक्स माना गया है, इतनी गहराई होती है। किलोमीटर है बेटा, ठीक है, तो याद रखना मीटर नहीं है। ये प्लूटोनिक भूकंप की श्रेणी में आते हैं। प्लूटोनिक शब्द को हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है ना। प्लूटोनिक भूकंप की श्रेणी में आते हैं ये, क्योंकि सबसे गहराई पे कोर में, क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट मेंटल कोर होती है, यहाँ पे कोर में जो है कहीं ना कहीं रेडियोधर्मी पदार्थ भी मिल जाते हैं आपको। तो जब उन रेडियोधर्मी पदार्थ में विस्फोट हो जाता है, तो एक ऊर्जा जो है बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। जब ऊर्जा का प्रसार बाहर की ओर बहुत तेज़ी से होता है, तब वो जो है भूकंप आते हैं, तो उसे प्लूटोनिक श्रेणी के भूकंप बोलते हैं, जो गहराई वाले होते हैं, मतलब कम फोकस, मध्य गहराई वाले, सबसे गहराई वाले होते हैं, जो रेडियोधर्मी पदार्थों के विस्फोटन से होते हैं, ठीक है।
तो आप समझ रहे होंगे रेडियोधर्मी पदार्थ जिससे परमाणु वगैरह बनते हैं, परमाणु अपने आप में बहुत ख़तरनाक होता है। तो मैं अब बात कर रहा था विश्व, यहाँ तक तो आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है तो फिर हम समझा देंगे दोबारा आपको, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं आपको समझाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आपको समझाएंगे नहीं। तो जो हम बताते हैं आपको जो है कायदे समझना है देखो दोस्तों, और जो हमारा यही मतलब रहता है कि आप सही समझें, ठीक है। तो विश्व में भूकंप का वितरण कहाँ कहाँ पर है, तो हर चीज़ जब भी हम बात करते हैं तो एक बेस लेके करते हैं कि आखिर भूकंप का वितरण जो विश्व में है किन किन बेसिस पे है, कौन कौन से स्थान पे है, क्या कौन सी प्लेटें हैं, किन प्लेटों के किनारे इनका निवास है, क्योंकि ये एक अपना स्थायी स्थान बना के रहती हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे भूकंप ऐसी चीज़ है, नाम से भूकंप हम आ रहे हैं, अभी फिर आ गया था ये सीरिया टर्की में, क्या बताएं, फिर से आया है 6.7 लगभग तीव्रता का आया है। और ये जो है तवा हद की है, मतलब ये आधा करते हुए आवाज़ फक ऐसे करके करते हुए जो है आवाज़ तो सुने ही होंगे इसकी। मेरी भी आवाज़ आप सुनेंगे जब, तो है आपको भी लगेगा कि नहीं सर डराने वाली आवाज़ है, तो बीच से क्लास छोड़ के ना भाग जाइए कि नहीं भाग रहे हैं हम क्लास छोड़ के, ठीक है। तो विश्व में भूकंप का वितरण 4 पेटियों, प्रमुख जो पेटियाँ हैं उनके सहारे भूकंप आते हैं, ये अकेले नहीं आते हैं, इनको पेटी जी जो इनकी पेटी बहन है इनकी वो बेचती है, जाओ बेटा जाओ, अब समय आ गया है इस जगह में जाके अपना जो है प्रकोप दिखाओ जाके। तो ये फिर आते हैं, हाँ हम आ रहे हैं, जब आते हैं तो फिर पूरा लपेट देते हैं सबको। तो परिप्रशांत मेखला इसके नाम में बहुत ख़तरनाक है, जैसे रिंग ऑफ फायर, कहाँ से आया हम, रिंग ऑफ फायर से। जैसे लोग इनका नाम सुनते हैं रिंग ऑफ फायर का, पहले पसीना छूट जाता है लोगों का, हमारा देखो छूट रहा है। तो परिप्रशांत मेखला वाले भूकंप और मध्य महाद्वीप, हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे आते हैं, और मध्य सागरीय पेटी के सहारे भूकंप आते हैं, और चौथा है अंतरा प्लेट क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं वो। तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो रिंग ऑफ फायर में आते हैं, रिंग ऑफ फायर नाम ही फायर है, क्योंकि ऐसा एरिया है कि आप जब मैप में, मैं तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं दिखाता, मैं आपको जो है 3D पिक्चर में, तो आपको जो है ये पूरा ऐसे करके प्रशांत क्षेत्र में रहता है, ऐसे करके चारों तरफ से जो है इसमें जो है फायर की तरह दिखता है उसमें, जब आप देखेंगे उसको जो है यहाँ से तो देख नहीं सकते हो आप, तो अंतरिक्ष से जब देखा गया था तो ऐसा कुछ था, तो बड़ा ख़तरनाक था, उसको जो मैं मैप बनाऊँगा भी तो उसमें जो है आपको दिखाऊँगा। तो परिप्रशांत मेखला में 63% भूकंप आते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होता है, जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। मैं आपको अब मज़े की बात बताता हूँ दोस्तों, बचपन की बात है, अब बचपन में तो जो चीज़ बता दो वैसा मान ली जाती है, और उसी को हम लोग जो है मानते चले आते हैं, लेकिन अब हमको उसकी सार्वभौमिकता जो है, मतलब यूनिवर्सल जो मतलब ट्रुथ था, सच्चाई थी, आज पता चल रहा है कि हाँ वाकई में बात सच थी। हम बचपन में सोचते थे, एक चैप्टर पढ़े थे, जापान का कोई गांव था, उसी का जो है बुक में आया करता है जातक कथाओं में, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पे घर लकड़ी के बनते हैं, क्योंकि वहाँ हर 15-20 दिन में भूकंप आता रहता है भाई। वहाँ पे जो फ्यूजियामा है, जो भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्र वहाँ पे आसपास आते हैं, लेकिन इतना भूकंप नहीं आते हैं, वहाँ सब लकड़ी घर नहीं बने हुए हैं। हम सोचते थे कि लकड़ी का घर बने लकड़ी के, और वहाँ भूकंप आता है, लकड़ी घर गिर जाते हैं, फिर वो लोग बना देते हैं कि लकड़ी घर, फिर रहने लगते हैं, फिर भूकंप आते हैं, फिर वो ऐसी एक पिक्चर बनी थी अभी तक। वो तो अभी 2-3 साल पहले हमारी पिक्चर को जो है हमने जो है बाहर किया, अपने जो है भरा हुआ था अभी तक कि नहीं ऐसा ही होता है। तो भूकंप आते हैं, घर गिर जाते हैं, फिर जो है उसको बना लिए जाते हैं, ऐसा था। बात था पता कि भूकंप जो है ज्वालामुखी मतलब जापान के क्षेत्र में बहुत आते हैं भूकंप, बचपन से ही दिमाग की पिक्चर बन गई थी। तो परिप्रशांत मेखला ये भी जापान के क्षेत्र है, जापान का ही एरिया कहलाता है। परिप्रशांत मेखला जब मैं आपको पढ़ाऊँगा जापान का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा भूकंप इधर ही साइड में आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मकान जो उसके बने हों लकड़ी के। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे कैसे भूकंप आते हैं, और मध्य सागरीय पेटी के भूकंप कैसे आते हैं, अंतरा प्लेट क्षेत्र के भूकंप कैसे आते हैं। अब दोस्तों मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इरेज करने के बाद ही मैं आपको जो आगे का बता पाऊँगा, क्योंकि अगला जो बताने जा रहा हूँ वही इम्पॉर्टेंट है,
उसी से आपको मैप समझ में आएगा, वर्ल्ड का मैप बनेगा। उसमें परिप्रशांत मेखला की रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे कि कौन सी प्लेट किस प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। नज़ाका प्लेट का नाम आप सुने होंगे। तो महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है और महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम होता है। तो अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। सबडक्ट होगी मतलब कि जो रॉक जब ये मतलब ये जो उत्तरी अमेरिका वाली प्लेट है, उत्तरी अमेरिका प्लेट के नीचे जो है नज़ाका प्लेट है। तो नज़ाका प्लेट उत्तरी अमेरिका प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी। अब मैंने बताया ना, नीचे मैग्मा भरा हुआ है जो लिथोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल, उस पर ये जाएगी। इतना तापमान ज़्यादा रहता है, पिघल जाएगी। पिघलने के बाद वहाँ पे जो है क्षेत्रफल उतना ही, मतलब उसमें जो है उसका जो डिब्बा बना हुआ नीचे, डिब्बा का क्षेत्रफल इतना ही है, इतना है, और उसमें भर रहे हो तुम। अब क्षेत्रफल इतना, लंबाई चौड़ाई इतनी है इसकी, मान लीजिए, ठीक है ना। अब वॉल्यूम मान लीजिए निकाल लिया गया, पूरा डिब्बे की तरह है, मान लीजिए एक स्क्वायर की तरह है, और उसमें बता दिया गया कि भैया 15 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, और इसमें कितना जितना भरना भरा है, उसमें ज़्यादा मात्रा में जब वो नीचे चला जाएगा पार्ट, तो उसमें क्या हो जाता है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। फिर वो जहाँ से रास्ता उनको मिलता है, अब वहाँ पे क्योंकि हर चीज़ का एक वीक पॉइंट होता है। अच्छा बताइए, इस पेन का वीक पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है? जैसे ही आप इस पेन को करेंगे, ये पेन यहाँ से टूट, क्योंकि इसमें पहले से यहाँ पे जो है बना दिया गया, मतलब ये जो मार्कर है, इस मार्कर में पहले से यहाँ पे बना हुआ है, तो वीक पॉइंट हो गया। मान लीजिए यहाँ इतना से करेंगे तो कहीं ना कहीं वीक पॉइंट होगा। तो वैसे ही वो जब नीचे क्या कहते हैं, जब वो सब क्षेपण हो जाता है, उसका सबडक्शन हो जाता है, तो वो जो नीचे मैग्मा के रूप में वो पिघलित अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में, वो बाहर निकलता है, क्योंकि एनर्जी और बन जाती है। ठीक है, जब एनर्जी बन जाती है तो एनर्जी बाहर निकलने का प्रयास करती है। वो जब निकलती है तो क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, मतलब ऐसे करके जब निकलेंगे, पहले दरार तो तब पड़ती है जब मान लीजिए दोनों में फोर्स लग रहा है, ऐसे करके अब सारी फोर्स लग रहा है। लेकिन केंद्रीय उद्भेदन वाले बहुत तेज़ी से निकलते हैं भूकंप, मतलब ऐसे करके बहुत ऊंचाई तक जाता है। आपने मेरी जो है अगर शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे देखिए जाके, कि मैं अब मेरा चैनल मतलब पेज है इंस्टाग्राम में, विनाल अकेडमी, ये पेज है ऐसे, विनाल AC 089 ये पेज है। आप इस पेज को जरूर फॉलो करिए। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं जो मेरा, तो इस पेज को आप फॉलो करिए। वहाँ पे आपको कई सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी, रोचक स्ट्रेंजफुल चीज़ें मिलेंगी, आपको लगेगा कि वाह अच्छी चीज़ है। और मैं जो है इसमें जो है मोटिवेशन थॉट की वीडियो भी डालता रहता हूँ, खुद मेरे भी मोटिवेशन रहते हैं तो वहाँ पे चीज़ें हैं। तो वहाँ पे बहुत तेज़ भूकंप ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और जब वो तेज़ ऊपर क्यों निकलेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें निकलती हैं। तो इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों जो है इम्पैक्ट पड़ेंगे। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्या इसका, सांस्कृतिक स्थल में क्या इसका उपयोग है, प्राकृतिक क्षेत्र में इसमें क्या प्रभाव पड़ते हैं भूकंप आने से। तो इसके दोनों एस्पेक्ट को हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि एवरी कॉइन है टू साइड, हेड टेल होता नहीं होता है, तो वैसा ही हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम जानेंगे। कहाँ पे जानेंगे बच्चों? वहाँ पे हम लोग जो है जब वो कभी ये अभी जो है इसको करके अगर मेरा होता है, क्योंकि मैं आज भी बता रहा हूँ, मेरा आज भी जो मेरा दोस्त है वो नहीं है, मैं अकेले हूँ, और मुझे अकेले ही वीडियो शूट करना पड़ रहा, क्योंकि वो नहीं है तो प्रॉब्लम हो रही है। अभी मुझे इरेज, अगर मैं होता तो पॉज करता, मैं यहाँ पे जो है करता, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। आप देखेंगे थोड़ी, आपको ये देखना पसंद नहीं है ना कि मैं जो है इरेज करूँ इसको, फिर आपको जो है बताऊँ, तब तक उधर जो है कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो दिक्कत हो जाती है। तो अगर मेरा हो पाता है, मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूँगा। यही बस है आपका। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में यही बस, मतलब यही इतना ही बचा हुआ है। इसके बाद क्या है, जो अगली क्लास आएगी, मान लीजिए नहीं हो पाता है, तो अगली क्लास में क्या रहेगा बच्चों, उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ज्वालामुखी के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। बस इसके बाद हम लोग अभी मतलब ज्वालामुखी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी लगातार पढ़ेंगे। पहले उसको जो चैप्टर बचे हुए हैं, अपवाह तंत्र बचा हुआ है, उसका नदी अपवाह तंत्र बचा हुआ है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अपवाह तंत्र बहुत ज़रूरी है, उससे क्वेश्चन आते हैं। फिर कुछ अच्छी चीज़ें लेके आते रहेंगे, ऐसे करके आपको देते रहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझाते रहेंगे। तो याद रखिएगा। मैं अच्छा 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे जाते थे बता ही देता हूँ आपको। सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी क्या होता है? सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ
और भूकंप छाया क्षेत्र, ये 3 चीज़ें मेरे दिमाग में आई। भूकंप छाया, छाया तो है माया, छाया, छाया मतलब शैडो रीजन। तो रेन शैडो रीजन भी होता है, वृक्ष छाया प्रदेश, भूकंप छाया क्षेत्र, अर्थक्वेक शैडो रीजन। तो सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ और भूकंप छाया क्षेत्र, रिएक्टर स्केल और मार्केरी स्केल और चीज़ें हैं। और हिंज लाइन होती है, तो अच्छा वो हिंज लाइन आगे है, आइसो हिंज लाइन है और होमो हिंज लाइन है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि सिस्मोलॉजी क्या होता है, ऐसा विज्ञान या ऐसा क्षेत्र, अध्ययन का ऐसा क्षेत्र जिसमें हम भूकंप के बारे में जानते हैं, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऐसा यंत्र जो भूकंप की तीव्रता को, उसकी इंटेंसिटी को नापता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है ना, सिस्मोग्राफ। जो ऐसा ग्राफ बनता है भूकंप की तीव्रता ऐसे करके आ रही है, ऐसे 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 करके आता है बच्चों। ठीक है, आप ये वाली स्केल को देखे होंगे कहाँ पे, जब वेंटिलेटर में लोग लेटे रहते हैं, वो मशीन लगी रहती है, ऐसे करके चलती है ना, जितनी आपकी धड़कन तेज हुई फिर धीमे 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 ऐसे हो नहीं गई। अगर ये ऐसे हो गई फिर ये, तो आप फिर राम राम सत्य है। हम लोग बड़ा मज़ा करते थे, राम राम सत्य है, वो जो है मरा मुर्दा मस्त है, लेकिन ऐसा नहीं आपको बोलना है, वो जो है बचपन की चीज़ें हैं। अरे वो मर गया है तो मुर्दा जो है वो मस्त तो भाई है। एक बार मरने के बाद आदमी बस आराम की नींद सोता है। कब आराम की नींद सबसे ज़्यादा नहीं सोता है? जब मर जाता है। तो कई बार आपने सुना होगा, जब कोई नहीं उठता, उठ नहीं रहा, उठ रहा था रहे, मर गया होगा, तब बोलता घोड़े बेच कर सोना, बेफिक्र होकर सोना, वाह क्या सो रहे हैं। तो सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बता रहा था मैं। मतलब सिस्मोलॉजी जिस पे भूकंप का अध्ययन करते हैं, और सिस्मोग्राफ जो एक ग्राफ बनाते हैं भूकंप की तीव्रता को नापने वाले, जैसे रिएक्टर स्केल होता है और मार्केली स्केल होता है। तो रिएक्टर स्केल पर जो बच्चों रहता है, रिएक्टर स्केल की बात करते हैं मैं, रिएक्टर स्केल, इसमें 1 से 10 तक के खाने होते हैं, मतलब 1 से 10 तक लाइन बनी होती है, ऐसे करके जो बना होता है 1 10 तक के खाने होते हैं। 6.8 तीव्रता का है, तो रिएक्टर स्केल पे नापा गया है, तो 10 तक इसमें कॉलम होते, 10 तक इसमें नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केली स्केल में पॉइंट याद रखना, मार्केली स्केल पे 12 तक के क्या होते हैं, नंबर होते हैं, याद रखना। कितने होते हैं? 12 तक के नंबर होते हैं इसमें। ठीक है, तो इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। कई बार होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों वही चीज़ रहती हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ सिस्मोलॉजी मैंने बता दिया, जिसमें भूकंप का अध्ययन करा जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। और जब हम भूकंपी तरंगों का अध्ययन करते हैं तो सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है ना, तो भूकंपी तरंगों को जो भूकंपी तरंगें आती हैं ना, क्योंकि जो रिएक्टर स्केल जिसको मापता है, भूकंपी तरंगें तो होती हैं, एल तरंगें जो आती है खतरनाक होती हैं, तो सिस्मोग्राफ के अंतर्गत जो ऐसा यंत्र जो भूकंपी तरंगों को नापता है या भूकंपी तरंगों को मेजर करता है, उनको जो है अंकित करके दिखाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो यंत्र जो होता है वही यंत्र सिस्मोग्राफ के अंतर्गत आता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो यहाँ पे भूकंप छाया क्षेत्र, रिएक्टर स्केल क्या होता है, वही कि इसमें 1 से 10 तक के खाने होते हैं। ये अमेरिका के एक मतलब क्या कह सकते हैं, उनको भूगर्भ शास्त्री, हाँ, क्योंकि हम भूगर्भ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब उन्होंने अपने नाम पे रख दिया था। बड़े बड़े ऐसे लोग मिले हैं कि अपने नाम पे ही अपना नाम, मतलब भाई लोग उनके भूलेंगे नहीं। आज भी हम रिएक्टर का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनके नाम पर है ना, तो अपना नाम उनका आज भी नाम अमर है। इतना बड़ा काम की करके गए कि आज उनका नाम लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो अपना नाम ही रख दिए उस स्केल का नाम। इनका नाम रिएक्टर स्केल माने वो जो पैमाना होता है, तो उन्होंने रख दिया इसमें 1 से 10 तक के खाने होते हैं। ठीक है ना, 1 से 10 तक की तीव्रता वाले, मतलब 1 से 10 तक के नंबर लिखे रहते हैं, 1 से 10 तक की तीव्रता वाले भूकंप आने के, मतलब जैसे आएंगे तो नाप ले गए 1 से 10 तक की। लेकिन मार्केली भाई आए, फिर बाद में मार्केली भाई आए, उन्होंने कहा नहीं 10 तक नहीं, 12 तक का भी आ सकता है भूकंप। अब 10 तक की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 12 के तीव्रता का भूकंप आ गया, तो अब ये बताओ यहाँ 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है, 7.1, तब तो ये हाल है। और जब ये 10+ कर जाएगा तब क्या होगा, धरती में पृथ्वी जो है सब एक बराबर हो जाएंगे, आकाश पाताल सब जो है एक हो जाएंगे। तो इनको जो है चुल थी इतना कि नहीं हम 2 और नंबर बढ़ा देंगे। भाई इनको भी अपना नाम करना था ना मार्केली जी को, कि भाई आप थे करके चले गए अमेरिका वाले, अब ये जो है क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं हम भी कुछ करेंगे। मतलब इटली के थे, इतालवी थे, तो इटली के थे, तो इन्होंने कहा नहीं हम भी कुछ करके दिखाएंगे। तो जो इन्होंने 1 से 12 तक अंक ले लिया
कि हमारा जो स्केल रहेगा उस पे जो है 1 से 12 तक की तीव्रता वाले भूकंप को मापा जा सकता है। अभी ये जो अलग ही थे तो बढ़ा दी, सबसे ये एक्सपेक्ट किया था कि भविष्य में शायद आ जाए, ऐसे बेलक इंसान थे क्या बताएं। तो ये बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चीज़ें आपको ये समझना है बच्चे, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इस बार जो है 6 तीव्रता का यहाँ भूकंप आ गया, यहाँ नहीं आना है, जहाँ आया था मान लीजिए 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। अब मान लीजिए अगर ये 7.8 तीव्रता मतलब 1 अंक की वृद्धि हो जाती है तो इससे 10 गुना ऊर्जा निकलेगी। और 10 गुना ऊर्जा का मतलब क्या है कि 10 गुना तीव्रता का भूकंप आएगा, बहुत 10 गुना आबादी नष्ट होगी, 10 गुना चीज़ें बर्बाद होंगी। तो मतलब 1 अंक बढ़ने से 10 गुना अधिक ऊर्जा निकलनी, तो अधिक ऊर्जा बर्बादी समझ लीजिए। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ समझें। भूकंप छाया क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर भूकंप तो आता है लेकिन भूकंप की तरंगें वहाँ नहीं पहुँचती हैं। भूकंप छाया क्षेत्र में पी छाया क्षेत्र और एस छाया क्षेत्र 2 छाया क्षेत्र होते हैं, ठीक है। 103 से 114 डिग्री के बीच में जो अक्षांश के बीच में जो है पी छाया क्षेत्र होता है, ठीक है। तो वो पी छाया मतलब ऐसे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे भूकंप, यहाँ पे जैसे मान लीजिए तरंगे निकल रही हैं, 1 मिनट, यहाँ पे मान लीजिए फोकस है और यहाँ से तरंगे ऐसे करके निकल रही हैं, ऐसे करके ये। अब यहाँ पे तरंगे निकली, ये पी वाली तरंगे हैं, पी वाली तरंगे हैं, इनके बीच में ये एस वाली तरंगे हैं, एस वाली तरंगे हैं। अब ये क्षेत्र खाली रह गया ना, तो यही भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये भूकंप छाया क्षेत्र। यहाँ पे भूकंप छाया क्षेत्र, तो यहाँ पे भूकंप की तीव्रता नहीं पहुँचती, यहाँ पे भूकंप की मतलब तरंगे नहीं पहुँचती, तो ये भूकंप जो है सुरक्षित बच जाता है। ये क्षेत्र जो बचता है, ये क्षेत्र जो रहता है भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र सुरक्षित बच जाता है, मतलब यहाँ पे जो है तबाही नहीं आती, यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए आप कभी कभी होता है ना कि हेलो भैया, हाँ हाँ जी, अच्छा फतेहपुर में बारिश हो रही है? अरे प्रयागराज में बारिशें नहीं हो रही है तो खैर छोड़ो, बारिश तो यहाँ पे भी होती, वहाँ पे भी हो सकती साथ में ही। लेकिन कभी के क्षेत्र होता है कि मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आया और जो है एक ऐसा क्षेत्र है वहाँ पे भी आया, लेकिन उसके बीच में रीजन में कहीं पे छोटा सा एरिया है जहाँ भूकंप नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो भूकंप छाया क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वहाँ पर तरंगें नहीं पहुँची। और जब तरंग नहीं पहुँची हैं भैया, भूगर्भिक तरंगें नहीं पहुँची, तो वहाँ पर भूकंप कैसे आ जाएगा? आप सोचिए, जब वहाँ पर जो तबाही लाने वाला जो सबसे बड़ा क्या होता है, तरंगे होती हैं, वही तरंगों का रूप रहता है, लेकिन हमने उसका नाम भूकंप दे दिया, पूरे ओवरऑल प्रोसेस को भूकंप। अब तरंगों के से विनाश हुआ तो वो नहीं कह सकते ना, तो वो चीज़ जो क्या कहलाती है, भूकंप छाया क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है तबाही लाने वाले अंश पहुँचे नहीं, तो ये चीज़ है। तो सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, भूकंप छाया क्षेत्र, रिएक्टर स्केल, मार्केली स्केल, यहाँ पे 1 से 10 तक के अंक रहेंगे स्केल में, और ये मार्केली स्केल में जो रहेंगे, मार्केली स्केल 1 मिनट 1 से 12 तक के अंक इसमें रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। एफर्ट तो मेरा बेस्ट था, मैं आपको अच्छा दे सकूँ, आपको चीज़ बता सकूँ, अपने से बेस्ट देने का प्रयास किया। खैर अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको मन अच्छा लगे कि आपको सारी चीज़ समझ में आई है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिक्कत क्या है, दबा दीजिए रेड बटन को, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अगली बार अगर वीडियो आएगा, नोटिफिकेशन ऑफ होगा अगर मान लीजिए आपका, तो कभी आप स्क्रॉल करेंगे मिल जाएगा हमारा वीडियो, देख लीजिएगा, फिर ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे, फिर मज़ेदार वीडियो आएंगे, आपके साथ बातें करेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए आप, लेकिन खैर छोड़ो इजाज़त, आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं जो है कुछ एक कोटेशन या मान लीजिए कह सकते हैं, या मोटिवेशन थॉट या कुछ भी कह सकते हैं आप, ज़्यादा दिमाग में चीज़ें आ गई तो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर कर दूँ कि स्टार्टिंग अच्छी थी तो अंत भी अच्छा हो। कहते हैं जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं कि शुरुआत अच्छी ना हो तो अंत भी अच्छा ना हो, ठीक है। एक पिक्चर के ट्रेलर को देख के कभी आप जज नहीं कर सकते हैं, एक आदमी के कपड़े देख के आप जज नहीं कर सकते, लेकिन आज यही चल रहा है, कपड़ा देखते हैं पैसे वाला है, और कपड़ा नहीं अच्छे पहना, सही है, ज़्यादा कम, ठीक है, पता नहीं क्या है। ऐसा कई बार हुआ है, कपड़े वाली दुकान में जाओ, बढ़िया मस्त पहने हो और बताओ सब बढ़िया। एक बार यही था कि हम लोग जो है, मैं अपना मोबाइल लिया था, सैमसंग का मोबाइल था जो है, तो थोड़ा सा महंगा मोबाइल था वो,
52S तक। तो वहाँ पे क्या हुआ, बच्चों की दुकान में गया तो बोले कि कवर बढ़िया डलाओ, बड़ा मस्त कवर डला बड़ा, तो लोग देखेंगे कि लगेगा हाँ तुम्हारे पास मोबाइल आज बड़ा वाला है। हमने कहा ये मोबाइल बताओ कितने का होगा, बोले कि इतना इतना महंगा मोबाइल है। मैंने कहा हाँ। मैंने कवर तो मेरा नॉर्मल ही है, 100 रुपये वाला है। तो उन्होंने बोला कि कवर बड़ा डलाओ ताकि लोग, अरे हमने कहा ये क्या मतलब होता है भाई, हमें चलाने में अच्छा लग रहा है, हम चला रहे हैं, हमें अच्छे मतलब हमें दिखाना थोड़ी दूसरे को। भाई हमें चीज़ पसंद हो ना, अपनी पसंद से चलिए, दूसरों की पसंद पर ध्यान दीजिए। लेकिन आज आदमी जो है दूसरों के लिए अपने आप को बदलता है, अपने लिए दूसरे अपने आप को नहीं बदलता है, दूसरों के लिए अपने आप को बदलता है। आखिर क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जो हो गया, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता नहीं है कि जो हो गया तो उसे लोग फिर सोचते हैं यार क्या यार वो दिन था यार, फिर गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा वो चीज़ रोक के थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं। जो खो गया, सॉरी थोड़ा सा मुझे, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। सफलता उसी को मिलती है, हासिल उसे होती है सफलता, जो सब मिल जाने पर रोया नहीं करते हैं, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। कई बार होता है दोस्तों कि लोगों को सफलता नहीं मिल पाती क्योंकि वो हमेशा रोते हैं, दूसरों से बताते हैं यही चीज़ें कि नहीं हमें जो है हमारा जो है नहीं हो पाया वहाँ पे सिलेक्शन, हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जो है प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक हुआ कि अभी जो है 2 दिन, अब आपको एक सूचना बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगा दोस्तों, कि यूपी पीसीएस ने भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट चेंज किया। बहुत स्टेटमेंट, बहुत बड़ी सूचना है उनके लिए, बच्चों के लिए जो पीसीएस यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं। अभी उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, उन्होंने ऑप्शन को हटा दिया है। तो ऑप्शन हट गया बच्चों, अदर स्टेट वाले नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पे यूपी स्पेशल आ गया उसी जगह में। बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। तो ऐसा ही हुआ, एक लड़का था तो उसने जो है बहुत परेशान था कि ऑप्शन हट गया, मैं तो ऑप्शन ले रखा है। मैंने कहा भैया यूपीएससी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, उसमें तो ऑप्शन है ना, वहाँ तो हटा नहीं है। तो वक्त हालात पर रो रहा है, मतलब हालात वक्त बदला तो रो रहा था, पढ़ नहीं रहा था। मैंने कहा भाई पढ़ नहीं रहे हो, कर मन नहीं कर रहा यार, 60,000 रुपये का बैच खरीदें यार, अब 60,000 रुपये। उन्होंने कहा यार ज्ञान है भाई, नोट्स बना के रख लो, क्या दिक्कत है तुमको यार, तुम फालतू परेशान हो, नोट्स बना के रखो, यूपीएससी देना, पीसीएस तो दे रहा है, यूपीएससी भी दे दो, क्या दिक्कत है भाई, पढ़ना उतना ही पढ़ना है, जनरल से हो तुम, ये तो है नहीं कि तुम जो है एक बुक कम पढ़ोगे, बुक सारी पढ़ना है आपको। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वही हो जाता है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। ठीक है, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।